ये आप स्प्लिंट के नज़र आ रहे हैं आपको। इसका क्या फ़ायदा है, नज़र आ रहा है आपको? ये खुदा न ख्वास्ता अगर किसी बंदे की जैसे पाँव या हाथ टूट जाए तो उसको सपोर्ट देने के लिए आप इसके नीचे ये सपोर्ट रख लेंगे। अब उसका ये जो कोई भी, और आप इसको जो है ना इसके ऊपर जो है ना रोल लगा जी, बैंडेज को आप इसके ऊपर रोल कर देंगे। ओके हो गया। अब जो आपकी बॉडी मूवमेंट नहीं करेगी तो उतना ही वो उसके जो डैमेज हो चुका है, सही है, फ्रैक्चर हो चुका है, उतना ही उसका नुकसान कम से कम होगा। हमारी आदत वैसे जनरली क्या है, ज़्यादातर हमारी आदत ये है कि जब बंदा अगर खुदा न ख्वास्ता जो है ना वो क्या हो, वो कहीं पे अफेक्ट हो जाए ना, तो हम क्या करते हैं, हम उनको बोलते हैं कि भाई आप ऐसे करें कि आप थोड़ा सा चल के दिखा दें। ओके हो गया। जब वो आप उनको बोलते हैं कि आप चल के जो है ना वो दिखा दें तो उससे क्या होता है, ठीक है, जब आप चल के उनको बोलते हैं कि चल के दिखा दें तो उससे उसकी जो फ्रैक्चर होती है वो बजाय कम होने की वो क्या हो जाती है, वो ज़्यादा हो जाती है। तो जहाँ भी आज के बाद खुदा न ख्वास्ता कोई पर्सन जो है ना उसको चोट लग जाए और वो गिर जाए तो आपने उसको क्या करना है, आपने उसको इमोबलाइज करना है। वो जगह जहाँ पे आपको ख़तरा हो कि ये जगह फ्रैक्चर हो गई है तो उसकी मूवमेंट नहीं करनी है, सबसे पहले उसका मूवमेंट स्टॉप करना है। बंदा गिर गया, चोट लग गई है, पाँव उसका जो है ना ज़ख़म हो गया या दर्द कर रहा है बहुत ज़्यादा सवियर, तो आप उनको आराम से उधर ही चेयर ला के उसके ऊपर बैठा दें और असेस करें कि इसका जो पाँव है या हाथ है इसके अंदर कलर तो चेंज नहीं हो रहा है। अगर कलर चेंजिंग हो रही है इसका मकसद क्या है कि वहाँ जो फ्रैक्चर है वो कन्फर्म मौजूद है। स्वेलिंग हो जाएगी, वो जगह फूल जाएगी बहुत ज़्यादा, हाथ या पाँव। अब जब आपको ये पता चल गया, आप उसको किसके पास लेके जाओगे, कौन से डॉक्टर के पास, आपने उसके ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास लेके जाना है। उसकी वजह क्या होती है कि अगर आपने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को नहीं लेके गए, प्रोफेशनल को, और किसी ने उसको पलस्तर बांध दिया है और उसकी जो हड्डी है वो गलत जुड़ गई है, तो फिर क्या होगा, फिर उसको दोबारा आपको उसके लिए ऑपरेशन करना पड़ा और उसको दोबारा से ठीक करना होगा, जो कि कामन है हमारे जो मुआशरे में। ये जो प्रैक्टिस है ये भी कामन है, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने देखा होगा। ओके, मैंने बहुत से डॉक्टर के पास देखे, वो जल्दी ठीक नहीं होते। हमारे गांव के जो आम सीधे लोग होते हैं उनको बांध देता वो जल्दी वो ठीक हो जाते हैं। नहीं, वो उनको लगता ऐसे है कि ठीक हो गए हैं। अगर देखें ये कुछ केसेस में होते हैं, आप कुछ एग्जांपल इसका कह सकते हैं, लेकिन रियलिटी में जब आप जाएंगे ना, और इसकी मिसाल आपको कहाँ, जो भी आपकी ऑर्थोपेडिक की ओपीडी होगी ना, किसी दिन वहाँ चले जाओ। जब वहाँ चले जाओगे तो फिर आपको रियलिटी का पता चल जाएगा कि जो ऐसे लोगों के पास गए थे तो अब उनकी हड्डियों की क्या जो है ना कंडीशन हो गई है। ओके, तो बेस्ट इज़ व्हाट फॉर you have to approach to a professional expert, not to someone who is not professional. Okay, now we have to resuscitation equipment. What is resuscitation equipment? Like CPR mask. I will show you CPR mask. In first aid, CPR resuscitation equipment, we have to use CPR equipment. उसमें एक जो है ना वो CPR mask होता है। वो क्या होता है मैं आपको अभी प्रैक्टिकल करवाऊंगा, उसमें दिखा दूंगा। इसके बाद स्ट्रेचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास मौजूद हो जब आप वर्कर को शिफ्ट करते हैं, कैजुअल्टी को। अगर स्ट्रेचर नहीं है और आप किसी बंदे को शिफ्ट करते हैं, ये भी मैं आपको लर्न करवा दूं। जैसे कि काफ़ी सारे इंसिडेंट में आपने देखा होगा, लोग बंदे को जब शिफ्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तो हाथों से उठाते हैं और पाँव से उठाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको इमरजेंसी में किसी को सेफ्टी देना है ना, ड्यूरिंग इमरजेंसी, ख़ासकर अगर उसका एक्सीडेंट या चोट लगी हो, तो वो उसकी नेक सपोर्ट है। तो अगर आपके पास स्ट्रेचर है, नेक सपोर्ट है, ओके। अगर नहीं है तो फिर आपने 3 बंदे को, 2 बंदों ने नीचे से सपोर्ट करना है उसकी बैक बोन को, और एक बंदे ने उसके जो हेड है उसको पकड़ के उसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है। वजह क्या होगी कि अगर आपका नेक्स्ट जो स्पाइनल कार्ड है वो डैमेज हो जाए तो उससे फॉरएवर जो है ना वो क्या हो जाती है, डिसेबिलिटी हो जाती है। ओके हो गया, तो इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है व्हील चेयर्स, आप जो है ना फर्स्ट एड में आपके पास होनी चाहिए, और अदर इक्विपमेंट इज़ रिक्वायर्ड, अगर इमरजेंसी के लिहाज से है तो वो भी होनी चाहिए। फ़र्स्ट एड इक्विपमेंट में या फ़र्स्ट एड बॉक्स में जो अक्सर सेफ्टी ऑफिसर से आप लोगों से डिमांड होती है वो बिल्कुल नहीं करनी है। ओके,
नेवर पुट मेडिसिन इन द फर्स्ट एड बॉक्स लाइक टैबलेट्स। जैसे कि आपसे कोई पूछता है कि आप पेनाडोल दे दे, डेस्प्रीन दे दे, कॉन्स्टान दे दे, ETC। फर्स्ट एड बॉक्स में या फर्स्ट एडर रूम में जो आप अगर फर्स्ट एडर है तो आप उनको मेडिसिन नहीं दे सकते। आपका रोल क्या होगा, वो इमरजेंसी को डील करना होगा। अजान है। अच्छा देखें, ये क्या है, इसको जानते हैं। ये जब आप लोग लेबॉर्ट्री में देखते हैं तो किसी का ब्लड निकालते हैं तो उसके लिहाज से इस्तेमाल होता है, लेकिन फ़र्स्ट एड में इसका कितना इंपॉर्टेंस है। अगर किसी कैजुअल्टी की ब्लड निकल रहा है, ख़ासकर सवेयर लेवल का, तो वो फिर आप हाथों से नहीं स्टॉप कर सकते। उसके लिए फिर आपको टॉर्निक की ज़रूरत बोलती है, इसको टॉर्निकेट बोलते हैं। इसको आप लगा देते हैं, ठीक है, किसी भी प्लेस के ऊपर, जैसे मैंने हाथ में लगाया है या पाँव में। इसको आप खींचते हो, टाइट करते जाते हो। जितना आप इसको टाइट करते जाओगे ऑटोमेटिकली नीचे जो ब्लड फ्लो है वो इसका रुक जाएगा। तो कहीं भी जब आप इमरजेंसी में इस्तेमाल करोगे तो आपके पास टॉर्निक होना चाहिए। अब अगर घर में है, टॉर्निक नहीं है, तो आप किसी भी पट्टी, कोई भी बड़ी पट्टी या वायर लेके भी आप उसको, जहाँ से सवियर ब्लीडिंग हो रही है किसी की, जैसे किसी को गोली लगी है खुदा न ख्वास्ता, कोई बम ब्लास्ट हो गया। पाकिस्तान की एक रियल हीरो है, डॉक्टर आयशा नाम है उसका, ठीक है। कोयटा में जो वकीलों के ऊपर ब्लास्ट हुआ था, बहुत सवेयर, उसमें जो कोयटा के मेन जो जितने भी एडवोकेट थे वो चले गए थे सारे उस हॉस्पिटल के अंदर उन ब्लास्ट में। उसने वकीलों की टाइयाँ खोल के उसको बांध के उसने काफ़ी सारी ज़िंदगियाँ बचाई थी। तो अनफॉर्चुनेटली हमें जो सवियर ब्लीडिंग होती है उसका पता नहीं होता है कि हमने उसके लिहाज से क्या करना है, ठीक हो गया। तो आप लोगों ने उसके लिहाज से उसका इस्तेमाल करना होगा। अभी आपको मैंने बताया था किस चीज़ का, ब्लैंकेट का, ठीक है जी जी बिल्कुल, वो तो लाजमी होनी चाहिए इंजरी के लिहाज से। देखो ब्लैंकेट, ये छोटा सा, ये बिल्कुल एक लिफाफे में आता है, लेकिन ये एक पूरा बड़ा ब्लैंकेट है। अब अगर इसको मैं खोल लूँ आपके सामने, ये इतना बड़ा जो है ना, ये पूरा ब्लैंकेट बन जाता है, ठीक है। तो ये ब्लैंकेट भी आजकल आपके पास, जैसे ये ब्लैंकेट मैंने आपको दिखाया, अब आपको मैं एक और ब्लैंकेट दिखाता हूँ। देखो हमारे घरों में अगर खुदा न ख्वास्ता किसी को आग ने पकड़ लिया उसके कपड़ों को, और उसको आप बुझाना चाहते हैं, तो अगर आप कोई और कपड़ा डालेंगे तो वो आग और भी ज़्यादा होती जाएगी। इसके लिहाज से ये छोटा सा फायर ब्लैंकेट मिलता है, जो कि आई थिंक 1000 या 1500 का होगा। ये अगर आपके घर में या रूम में पड़ा हो, सही है, तो आपकी जो भी आग होगी किसी के ऊपर होगी, आप इससे आराम से इस फायर ब्लैंकेट को खोल देते हैं, ठीक है। इससे आप आराम से उस बंदे के ऊपर आप डाल लें या आग के ऊपर डाल लें, ये फायर रेजिस्टेंस होता है, उससे वो आग जो है ना वो क्या हो जाएगी, वो बुझ जाएगी। तो हम कितने पैसे लगाते हैं, तो क्या हम एक फायर, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसके लिहाज से क्या कर सकते हैं, हम उसके लिहाज से ये जो फायर ब्लैंकेट है उसका इस्तेमाल जो है ना वो कर सकते हैं। ओके, सो फायर ब्लैंकेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके घर के किचन के अंदर लाजिम जो है ना वो क्या होना चाहिए, एक फायर ब्लैंकेट जो है ना वो लाजिम होना चाहिए, समझ गए। इसी तरीके से फायर एक्सटिंग्विशर आपकी गाड़ी में, आपके घर के अंदर जो है ना वो क्या होना चाहिए, मौजूद होना चाहिए। अब हम आते हैं कि फ़र्स्ट एड रूल क्या है। अच्छा, इसमें रेसिसिटेशन इक्विपमेंट मैंने आपको बताया था, ये इसका फ़र्स्ट एड का CPR मास्क होता है, सही है। खुदा न ख्वास्ता अगर कोई बंदा वो बेहोश हो गया
और या इस कंडीशन में हैं कि सडन कार्डिक अरेस्ट हो गया और आप उसको माउथ टू माउथ रेसिटेशन नहीं देना चाहते हैं, तो इसके लिहाज से ये CPR मास्क जो है ना ये आपके पास होना चाहिए। और उसकी ब्यूटिफिकेशन क्या है, ये कितना स्पेसिफिक है। देखें, मैं इसमें फूंक मार सकता हूँ लेकिन मैं वापस जो है ना उसकी सांस नहीं आ सकती है। ये जब आप किसी को देंगे तो उसकी बॉडी के जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एयर है वो आपको वापस नहीं आ सकता है। तो जब आप एक ब्रीथ जो है ना कैजुअल्टी को देंगे तो एक ब्रीथ हो जाएगा, फिर आप दोबारा वापस आएंगे, सांस लेंगे, फिर दोबारा दूसरी ब्रीथ देंगे। इसके लिहाज से ये जो CPR मास्क है ये आप जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं अगर किसी को आपने जो है ना क्या देनी है, आप लोगों ने CPR देना है। ठीक हो गया। तो बेसिक फर्स्ट एड प्रिंसिपल में अभी आपको सिखाऊंगा CPR का, कि कोई भी बंदा अगर इंजर्ड हो जाए और आपके पास इमरजेंसी सर्विसेज नहीं पहुंची है तो आपने पर्सन की जो उसकी कैजुअल्टी है उसके चांसेस ऑफ सर्वाइवल को बढ़ाना है। तो सबसे है पहला, प्रिजर्व द लाइफ, कि लाइफ को प्रिजर्व करो, कोशिश करो कि इसकी ज़िंदगी बच जाए। प्रिवेंट डिटोरिएशन, अक्सर औकात इमरजेंसी में हम गलत तरीके से हैंडल करते हैं। जैसे एक्सीडेंट हुआ, खींच के निकालते हैं, बजाय फ़ायदा देने के उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको डिटोरेट कर सकते हैं, ख़राब कर सकते हैं। एंड प्रोमोट रिकवरी चांसेस इज़ बाई व्हाट, बाई CPR, या जो आपके जो है ना रेसिसिटेशन है, इमरजेंसी प्रोसीजर है। अब आपको बता रहे हैं कि जब आप किसी जगह पे हो तो आप लोगों ने क्या करना है। सबसे पहले आपके पास फर्स्ट एडर होनी चाहिए, जो कि अगर आपका नॉर्मल एरिया है, रिस्क लेवल कम है, तो इंपॉर्टेंट पर्सन हो, जैसे जो ज़्यादा ट्रेनिंग ना भी करते हो लेकिन अंडरस्टैंडिंग हो। लेकिन अगर आपके पास फिर ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड जगह है, कंस्ट्रक्शन एरिया है, तो फिर फर्स्ट एडर होना चाहिए। अच्छा, इसमें जो ये स्लाइड है ये आपके पेपर में आता है। अच्छा, अभी लास्ट पेपर में भी आया था कि आप लोग फर्स्ट एड प्रोविज़न दे रहे हो, सही है, फर्स्ट एड प्रोविज़न दे रहे हो साइड पे, तो उसके लिहाज से वर्क प्लेस पे क्या कंसीडर करोगे। आपने वहाँ का जर्नल वर्क प्लेस लेवल देखना होगा, हैज़र्ड प्रेजेंट देखने होंगे, एक्सीडेंट हिस्ट्री देखनी होगी, वनरेबल पीपल देखने होंगे, नंबर ऑफ वर्कर्स देखने होंगे, वर्क पैटर्न देखने हैं, शिफ्ट सिस्टम देखना है, वर्क प्लेस लोकेशन देखनी है कि कितना दूर है या करीब है, साइज़ एंड स्प्रेड ऑफ द वर्क प्लेस आप लोगों को देखना होगा। ये जितने भी ये इसके हाई लेवल हो तो उतना ही आपका जो फर्स्ट एड प्रोविज़न होगा वो भी क्या होगा, वो हाई होगा। मसलन स्प्रेड ऑफ द वर्क प्लेस, आपका साइट बहुत ज़्यादा वसी है तो फिर हो सकता है आपको एक फर्स्ट एड की नहीं रूम की, फिर आपको हो सकता है दो फर्स्ट एड रूम की ज़रूरत हो। आपका एक शिफ्ट में भी काम हो रहा है, दूसरे शिफ्ट में भी काम हो रहा है, तो फिर आपको एक फर्स्ट एडर की नहीं, दो फर्स्ट एडर की ज़रूरत जो है ना वो पड़ सकती है। ठीक हो गया। तो जो रिस्क लेवल है, वर्क प्लेस लोकेशन है, नंबर ऑफ पीपल है, इसके मुताबिक आपने उसको कंसीडर करके अपना जो फर्स्ट एड जो प्रोविज़न है वो आपने अडॉप्ट करनी है। फर्स्ट एड प्रोविज़न में तो तीनों प्रोविज़न याद है ना, कौन कौन सी चीज़ें हैं, फैसिलिटीज़, इक्विपमेंट एंड पीपल, जो फर्स्ट एडर है वो आपने प्रोवाइड करने। What factor would you consider when selecting individual to be first aider? कौन से लोग फर्स्ट एडर बन सकते हैं, उसके लिहाज से क्या फैक्टर कंसीडर करोगे। वेरी गुड। The person should be reliable, calm, good communication skill, aware of own limitation and of the training, ability to absorb new knowledge and learn, ability to cope with stressful situation, able to accept responsibility, physically fit enough, consideration of the need of the first aiders, considering gender, ethnicity, religious convictions, and must be able to release from the work for normal duty to attend an incident। जहाँ भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो उसके लिहाज से जो बंदा हो वो आपका रिलीज़ हो सकता हो, नॉर्मल ड्यूटी से क्या करना है, आपने उसको रिलीज़ करना है। तो ये हमारा टॉपिक था। अब मैं आपको CPR और जो फर्स्ट एड प्रोविज़न है उसकी थोड़ी सी डिटेल दे देता हूँ ताकि ये प्रैक्टिकली भी आप लोगों को आइडिया हो जाए कि प्रैक्टिकली ये देखा ये
You see, this is a casualty, okay? ये एक कैजुअल्टी है। क्या मतलब है कैजुअल्टी का? ये बात याद रखिए कि आप जो फर्स्ट एड है ये नॉर्मल पर्सन पे, जो जिंदा बंदा हो उस पर नहीं करना है, ना दे सकते। किस बंदे को आपने CPR करवाना है? क्लिनिकली डेड पर्सन। जब आपको श्योर हो कि ये बंदा ऑलमोस्ट क्लिनिकली डेड हो गया। हाउ कैन यू नो द पर्सन इज क्लिनिकली डेड? कैसे पता चलेगा कि ये पर्सन क्लिनिकली डेड है? जिंदा बंदे की क्या खुसूसियात है कि इंसान जिंदा है? जैसे हम हैं, प्रॉपर सांस लेता है, प्रॉपर सांस। एक प्रॉपर सांस होती है, एक ऐसी सांस होती है जो प्रॉपर नहीं होती है, जो बिल्कुल घुट के आ रही होती है, जो ऑलमोस्ट जैसे इंसान मरने के करीब आ जाता है। आपने देखा होगा, उसकी फिर सांस नहीं आती है। ओके, दूसरा आपको किस चीज़ से पता चलता है? बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हो। ओके, बॉडी टेम्परेचर से आपको पता चल सकता है कि बॉडी टेम्परेचर उसकी क्या है, वो लूज़ कर रही है। तीसरा किस चीज़ से? कि बंदे का चेक करते हैं कि ये ज़िंदा है या नहीं। हम उसकी पल्स से, नब्ज़ से चेक करते हैं कि बंदा ज़िंदा है या नहीं है। यही चीज़ आपने जब भी खुदा न ख्वास्ता कोई भी आपके सामने कोई कैजुअल्टी आ जाए जो बेहोश हो जाए, तो आपने आके सबसे पहले उसको चेक करना होगा। अब अगर ये इमरजेंसी सिचुएशन है, यहाँ पे ये पर्सन यहाँ पड़ा हुआ है, मैंने वहाँ आके दरवाज़ा डोर खोला और ये बंदा यहाँ बेहोश है, तो मैं फर्स्ट स्टेप क्या करूँगा जी? नब्ज़ चेक करना है। ये बंदा यहाँ पड़ा हुआ, आपने वहाँ से देखा ये बंदा यहाँ बेहोश पड़ा हुआ है, आप क्या करेंगे? देखो, whenever you want to approach to any casualty, first see yourself that you are safe। ये बंदा यहाँ पड़ा है, इसको बिजली ने पकड़ा हुआ है और इस एरिया में इलेक्ट्रिक्यूशन मौजूद है, पानी की वजह से या किसी भी जगह की वजह से। तो आपने अपने आप को कैजुअल्टी नहीं बनना है, समझ रहे हो? अप्रोच विद केयर, ये पहला उसूल है। जहाँ भी इमरजेंसी हो तो पहले अपनी सेफ्टी का भी ख्याल रखना है। मेरे एक चाचा थे, उसको बिजली ने पकड़ा हुआ था। अब मेरी जो दादी थी वो जाकर उसको पकड़ने लगी। जब दादी ने उसको पकड़ा, बिजली ने दोनों को पकड़ लिया। अब किसी चाचा आके दोनों को लात मारा। अच्छा, तो फिर वो बच गए। तो लात भी उसने कोई ऐसी चीज़ से मारी होगी जिसको उसने खुद झटका नहीं दिया कि नहीं? लात मारी, छुड़ा दिया। लकड़ी से आप जो है ना, कोई खुश लकड़ी वगैरह हो, टाइम ज़्यादा लगता है, वो ख़राब हो जाते हैं। अच्छा, तो आप लोगों को मैंने जो बताया, पहले क्या करना है? अपना सेफ्टी का ख्याल रखना है, ठीक है? अब आप आ गए, कैजुअल्टी मौजूद है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई ख़तरनाक हैज़र्ड रिस्क मौजूद है उसको एलिमिनेट करना है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, उसका मेन कंट्रोल जो है ना वो ऑफ कर दें, ठीक है ना, पावर ऑफ कर दें इलेक्ट्रिसिटी। फिर आप श्योर करें कि अब यहाँ पे इसके साथ जो है ना बिजली मौजूद नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद कैजुअल्टी का हम असेसमेंट करेंगे कि इसको किस नेचर लेवल का जो है ना वो नुकसान हो गया है। ये बात याद रखिए कि जब आपसे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है ना किसी भी बंदी से, खुदा न ख्वास्ता, तो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, इट इज़ अ कंडक्टर, इट इज़ नॉट अ कैपेसिटर दैट इट स्टोर इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर नहीं करती है, ये कंडक्टर है, टच हो गई है, एंट्री पॉइंट और एग्जैक्ट पॉइंट। एग्जैक्ट पॉइंट कहीं भी होगा जहाँ से उसको अर्थ मिला होगा। ओके, तो आई और पास हो गई। हम क्या करते हैं, जो खासकर गाँव वगैरह में हम करते हैं, जब बिजली का, तो हम लोग उसके लिए खुदाई करते हैं और बंदे को उसके अंदर दफना देते हैं, मिट्टी डाल देते हैं 1-2 घंटे के लिए। क्या ख्याल है कि यार इससे जो इसके बॉडी के अंदर चार्ज है बाहर चला जाए। बेटर इज अप्रोच। आज के बाद आपका क्या होगा? उसने क्या किया आपको पता है? जब बिजली ने उसको झटका दिया, बंदा बेहोश हो गया, उसकी जो है ना वो कंप्लीटली उसको डैमेज किया, तो उसने क्या किया? देखो, बिजली जब पास होगी, जैसे ही आप बाहर जगह पे देखोगे ना, जहाँ से आपको बिजली ने जैसे यहाँ से पकड़ा है, तो इधर आप बाद में देखो, यहाँ एक होल, आपको ब्लैक होल नजर आएगा, जलने की निशान होगा। जहाँ से बिजली ने पास किया होगा, निकला होगा, ज़मीन के अंदर अर्थ किया होगा, वहाँ भी आपको एक जो है ना स्पॉट जो है ना जलने का, जो है ना बर्न का नजर आएगा, ब्लैक। तो द सेम इज कंडीशन इनसाइड द बॉडी। अगर वो इस एरिया को बर्न करता है और आउटसाइड को, तो जो इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट आपकी बॉडी के इनसाइड से होंगे तो अंदर भी वो बर्न क्रिएट करेगा। अब आप समझ गए हो? तो और उसके साथ वो क्या करेगा? वो आपके जो नर्व्स हैं, जो मसल्स हैं, उसको कंट्रैक्ट करेगा। खासकर हमारा जो हार्ट मसल्स है वो उसको कंट्रैक्ट कर लेता है, तो उसकी वजह से हार्ट स्टॉप हो जाता है।
अब जब हार्ट स्टॉप होगा, वो पंपिंग नहीं करेगा, तो आपकी जो ब्लड फ्लो है वो बॉडी को, खासकर जो आपका ब्रेन है, अगर 6 मिनट तक एक बंदे के मुंह के ऊपर आप हाथ रखो तो वो मर जाता है, यानी मोस्टली 6 से 10 मिनट के अंदर अगर आप किसी का ऑक्सीजन स्टॉप कर दो और हार्ट स्टॉप हो जाए तो बात ख़त्म। तो यही चीज़ आप अपनी जहन में डालो कि सबसे पहले आपने उसका क्या करना है, उसका हार्ट रीएक्टिवेट करना। ये जो हमारे साथ मैनिकन है, ये स्पेशलाइज्ड मैनिकन है, इसके अंदर यहाँ आपको लाइट नज़र आएंगे। ये आप किसी जिंदा बंदे पे सीपीआर नहीं कर सकते। अच्छा, अब वापस रिव्यू करता हूँ। जब कैजुअलिटी पड़ी हुई है, पहले उसका क्या करो, उसका पल्स देखो कि पल्स है या नहीं है, ओके। उसके बाद उसकी सांस देखो कि सांस आ रही या नहीं। सांस कैसे पता चलेगा, इसको पीछे करो, कान लाओ, सर रखो, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि इसकी सांस से आ रही या नहीं। अगर इससे भी नहीं समझते हो तो इसके कपड़ा हटा दो। जब इंसान सांस लेता है तो इसका बेली मूवमेंट होता है, उसका पेट ऊपर नीचे आता है, उससे भी आपको पता चल जाता है, ठीक है। तीसरा ये है कि आपने इसका बॉडी टेम्परेचर देखा, वो भी बहुत ज़्यादा लूज हो गया। चौथी बात यह है कि आपने इसका ऑक्सीजन लेवल देखना है। कहाँ से पता चलेगा, आप इसके लिप्स को ऊपर उठाइए। जब नॉर्मल इंसान होता है, ऑक्सीजन उसकी बॉडी में प्रॉपर होता है, तो आपके जो लिप्स की ये ख़ास पॉइंट है, ठीक है, ये एरिया आपका पिंक होता है, ये पिंकिश होता है। जब किसी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी होगी तो ये पैलिश हो जाता है, येलोइश बन जाता है। बच्चों का अक्सर आपने देखा होगा कि वो पैल पड़ जाते हैं जब ऑक्सीजन उसकी सांस प्रॉपर नहीं आ रही है। तो ये सारे कंडीशन देखने के बाद आपने असेस किया कि बंदा बिल्कुल सांस भी नहीं ले रहा है, नब्ज़ भी नहीं आ रही है, और उसका जो है ना बॉडी टेम्परेचर भी लूज कर गया, कलर ऑफ ऑक्सीजन भी उसका चेंज हो गया बॉडी का। अब आपने इसको सीपीआर करना है। तो क्या सीपीआर स्टार्ट करवाएं या इमरजेंसी को कॉल करें पहले? इमरजेंसी बिफोर गोइंग टू स्टार्ट सीपीआर, फर्स्ट कॉल टू इमरजेंसी सर्विसेज। वजह क्या होगी कि आप इधर सीपीआर करोगे, वहां से आपने इमरजेंसी सर्विसेज को एक्टिवेट किया, तो एज अर्ली एज पॉसिबल वो आपके पास पहुंच जाएगा। इसलिए कि इस कैजुअलिटी को प्रॉपर जो सपोर्ट मिलेगी वो कहाँ मिलेगी, वो तो इमरजेंसी हॉस्पिटल में मिलेगी, जहाँ पे प्रॉपर उनका सिस्टम मौजूद होगा, इक्विपमेंट मौजूद होंगे। ओके हो गया। तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। अब एक बंदा है, वो बेहोश है, लेकिन उसकी आपने नब्ज़ चेक किया, नब्ज़ आ रहा है, सांस आ रही है, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर ठीक है। उस बंदे के साथ क्या करेंगे जो बेहोश हो चुका है? तो क्या उसको भी सीपीआर करवाएंगे? ऐसे बंदे को हम फिर सीपीआर नहीं करवाएंगे। ओके हो गया। ऐसे बंदे को आप रिकवरी पोजीशन में डालेंगे। किस में डालेंगे? ये बंदा है जो आपके सामने है, इसका ये हाथ उठा दो, अगर उस साइड पे आपने मुंह करना है, ये वाला हाथ उठा दो, ये वाला पाँव उठा दो, ये वाला हाथ इसके यहाँ पे तम के नीचे लाओ, ये पाँव उठा के आराम से इसको शिफ्ट कर दो। ये ऐसे कंडीशन में आ जाएगा, ऐसे लेटा हुआ होगा। इसका फ़ायदा क्या है कि देखो, जब आपका इस कंडीशन में कोई बंदा पड़ा हुआ है तो उसकी अगर वॉमिटिंग आ रही है वो बेहोशी में, तो वो इनसाइड ईयरवे को ब्लॉक नहीं करेगी, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जितनी भी उसकी वो वॉमिटिंग होगी वो बाहर आ जाएगी। लेकिन अगर सीधा लेटा हुआ है, बेहोश है, अब वॉमिटिंग यहाँ तक आई है, तो फिर क्या हो सकता है, वो वापस ईयरवे में जा सकती है और उसका ईयरवे उससे क्लोज हो सकता है और उससे उसकी डेथ हो सकती है। हम नॉर्मली क्या करते हैं, बेहोश बंदे को क्या करते हैं? बेहोश है बंदा, सही है, पानी मारते हैं, उससे भी काम नहीं होता है तो फिर मुंह में डालते हैं, चीनी भी डालते हैं जब वो बेहोश होता है। नेवर एवर गिव एनीथिंग टू ड्रिंक और ईट फॉर एनी कैजुअलिटी ड्यूरिंग इमरजेंसी। ये टेक्निक याद रहेगी, बात याद रहेगी। किसी भी कैजुअलिटी को आपने क्या नहीं देना है, ना खाने की चीज़ देनी है, ना पीनी है। उसको जो चाहिए है वो है ईयर, कि उसका ईयर प्रॉपर हो जाए, ईयर चाहिए। अब ईयर में क्या होता है, उस पर भी टेक्निक समझाता हूँ। हमारी ये जो ज़बान है ना, टंग, ड्यूरिंग शॉक इट बिकम लूज, तो ये आपकी यहाँ थ्रोट में आ जाती है। देखो मैं इसके आपको प्रैक्टिकल करवाता हूँ। जब ये आपका जो टंग है ये लूज कर जाता है तो ये एयरवे को ब्लॉक करता है। मैं मिसाल देता हूँ, देखो मैं इस कंडीशन में इसके एयर नहीं जा रही है, मैं जोर भी दे रहा हूँ, नहीं जा रही है। देखो एयरवे कैसे खुलेगा, जब इसको मैं आराम से ऐसे करूँगा, अब मैं करूँगा, अब आप देखो ये जगह एयर नजर आ रही है आप लोगों को। तो जब इसको आप पीछे करेंगे तो इसका एयरवे ओपन हो जाएगा,
तब उसको आप जो है ना ईयर दे सकते हैं। इसको बोलते हैं हेड टेल चिन लेफ्ट टेक्निक। इसको क्या बोलते हैं? जब किसी को आपने सांस देना है तो उसका इस तरीके से क्या करना है, आपने हेड को टाइट करना है, फिर उसका कंप्लीट माउथ टू माउथ। अगर आपके पास मास्क है तो सीपीआर मास्क का इस्तेमाल करें। ठीक हो गया? सीपीआर मास्क इसको लगाएं और इसको आप इस तरीके से लगा के, ठीक है, आराम से इसको आपने एयर टाइट करना है। ठीक है, एयर टाइट करके कंप्लीट, ओके, पीछे करके एक सांस देनी है, फिर सांस लेके दूसरी सांस देनी है। दिस इज द मेथड ऑफ 2 ब्रेथ आपने देने हैं। कितने? उसके बाद आपने क्या करना है, कंप्रेशन करने। कंप्रेशन कैसे करने हैं? सेंटर ऑफ चेस्ट को विजुलाइज करो। ये इसका सेंटर ऑफ चेस्ट है, इसके शोल्डर का। आपका जो पाम है, सही है, ये पाम इसके मिड पे आएगा, ओके, और ये आपका जो दूसरा हाथ है ये इधर आ जाएगा। आपने अपनी एल्बो को लॉक करना है। नजर आ रहा है आपको? ये एल्बो आपकी लॉक होनी चाहिए। अच्छा, जो बॉडी है ये बेड पे नहीं होगी, ये फर्म फ्लैट हार्ड सरफेस पे होगी। बेहतर बात है कि ज़मीन के ऊपर, ओके। आप अपने जो ये नीज़ें ये इसके करीब लाएं, पाम लाएं, अपने इसको लॉक करें और ऊपर से आपने आना, ठीक है। इस तरीके से आपने क्या करनी है, आपने इसको 30 कंप्रेस करना है, 30 टाइम। फिर 30 ख़त्म होने के बाद 1 2 3 4 30 तक काउंट किया, फिर आके 2 सांस देनी है। जब तक आप लोग ये करेंगे ना, ये बंदा मरेगा नहीं। वजह क्या है कि आर्टिफिशियल पंपिंग ऑफ हार्ट आप कर रहे हैं। ये कंप्रेशन क्या है, ये सेंटर ऑफ चेस्ट क्या है, ये आपका हार्ट है। हार्ट खुद पंप नहीं कर रहे, आप उसको क्या कर रहे हो, आप उसको पंप कर रहे हो, ठीक है, बाय दिस कंडीशन। नजर आ रहा है? ओके, 30 टाइम आपने ये कंप्रेशन करनी है। अब इसमें एक बात ये भी आती है कि भाई इसका अगर वो इसके जो रिब्स हैं, पसलियाँ, इसको नुकसान ना पहुँचे, आवाज़ आएगी बाकायदा। ये तो आपका मैनिकन है, इंसान की तरह है। आपके इंसान के ऊपर जब करोगे तो उससे बाकायदा आपको कंप्रेशन से उसकी रिब्स की आवाज़ें आएंगी। लेकिन आपने तो ये श्योर किया था कि ना इसकी सांस है ना इसका नब्ज़ है, ऑलमोस्ट ये पर्सन क्लिनिकली डेड है, इस वजह से आप उसको CPR करवा रहे हैं। अब आपके ज़हन में ये आता है कि क्या वाकई इससे लोग बचते हैं? आज आप YouTube पे चले जाओ, YouTube ओपन करो, वहाँ पे लिखो CPR रियल सर्वाइवल स्टोरीज। क्या लिखना है? CPR रियल सर्वाइवल स्टोरीज। जब आप वो स्टोरीज़ जो मुख्तलिफ बच्चों की है, मुख्तलिफ स्टोरीज़ आप रियल में देख लोगे, जो CPR से लोगों को जिसने बचाया है, तो ख़ुद आपको पता चल जाएगा। एक थोड़ा सा ब्रेक है, छोटा सा ब्रेक जी। हाँ जी बिल्कुल, आपने हॉस्पिटल का इंतज़ार करना है, इमरजेंसी का, ठीक है, हॉस्पिटल पहुँचाने का। अच्छा, आजकल इसके लिए एक और डिवाइस आई है जो कि इंटरनेशनल ममालिक में मौजूद है, आम जगह नहीं होती है। इसको क्या बोलते हैं? इसको AED बोलते हैं। AED का क्या फ़ायदा है? जब किसी को सडन कार्डियक अरेस्ट हो जाए तो उसका जो हार्ट है वो क्या होता है, वो मोस्टली इस कंडीशन में आ जाता है। हार्ट वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। जो हार्ट है इसकी जो मूवमेंट होती है, ये नॉर्मल मूवमेंट की बजाय ये क्या करता है, ये इस वाइब्रेशन कंडीशन में आ जाता है। तो अगर हार्ट आपका वाइब्रेट करता है तो भी तो ख़तरनाक है ना, इसलिए कि आपका अगर वो वाइब्रेट करता है तो फ़ायदा तो नहीं है, ब्लड तो नहीं जाएगा बॉडी के अंदर या हेड को या कहीं भी, ठीक हो गया। तो इस वजह से क्या होगा, इस वजह से फिर उसको इस इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इसको अगर आप ऑन कर लेते हैं, ये खुद आपको गाइड करता है, ये बॉडी को शॉक देता है। आपको इसने बोला कि पर्सन चेस्ट से जो क्लॉथिंग है वो रिमूव करो। उसके बाद क्या, इसके बाद आपके पास ये 2 पैड्स होते हैं, ठीक है ना, ये आपने बंदे को लगाने हैं, एक यहाँ लगाना है, एक इस साइड पे लगाना है, ठीक है। ये 2 पैड्स इसके साथ होते हैं ये, और उसके बाद आपको एक यहाँ लगेगा और एक यहाँ लगेगा। अब इसका आपको कहते हैं कि कनेक्टर लगाओ, इसको आप यहाँ से कनेक्ट कर दोगे।
ये आपने लगा लिया है, सही है, और एक यहाँ लगा लिया है, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली लग जाते हैं जब आप इससे स्टेप हटाते। ओके, अब ये आपको जब आप इसको लगाते हो यहाँ पे ये लग जाता है, आप इसको शॉक दे दो, बंदे को शॉक लग जाएगा, उससे जो उसका हार्ट है ये वापस अपनी पोजीशन पे, नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। अगर ये आपको ये ऑटोमेटेड है, आप पाकिस्तान में देखते हैं तो वो मैनुअल इस्तेमाल करते हैं। इमरजेंसी में आपने देखा होगा सीने पे रखते हैं और जो बंदा जो कैजुअलिटी होती है उसको उससे शॉक देते हैं। पहले कम जोल का शॉक होता है, फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं और फिर बहुत ज़्यादा करते हैं। मोस्टली अगर 3 शॉक देने के बाद बंदा सरवाइव कर जाए तो वापस आ जाता है, लेकिन आफ्टर 3rd शॉक अगर बंदा फिर भी, इसके बाद आपको ये गाइड करेगा, आप CPR करते जाओगे, फिर ये आपको इसके साथ पेट अटैच होंगे ED के, फिर आपको ये बताएगा ऑटोमेटिकली, फिर आपको ये डायरेक्ट करेगा, फिर आपने वो शॉक डिलीवर करना है। इसको टच नहीं करना है जब आप शॉक देते हैं बंदे को। इस ED के ऊपर भी वीडियोस मौजूद है, रियल सर्वाइवल वीडियोस, आप लोग उसको देख सकते हैं। AED याद रहेगा जी, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर जी। ये तो ट्रेनिंग डिवाइस है ना, इसकी प्रोफेशनल डिवाइस भी ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद होती है। AED ऑटोमेटेड जी, E फॉर एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। और CPR का पता है किसके लिए स्टैंड करता है? CPR स्टैंड फॉर कार्डियो पल्मोनरी रेसिसिटेशन। और उसके कितने स्टेप्स है याद रहेंगे? CPR कार्डियो पल्मोनरी रेसिसिटेशन, कार्डियो फॉर हार्ट, पल्मोनरी फॉर द लंग्स, ठीक है ना। तो आपने ये 2 स्टेप उसमें करने, रेसिसिटेशन करनी है, कार्डियो की, पल्मोनरी रेसिसिटेशन के बंदे का जो चांसेस ऑफ सर्वाइवल है वो ज़्यादा हो जाए। अच्छा, आपको मैं क्या कह रहा था कि CPR का आपको आइडिया हो गया और आपको स्टेजेस का उसका तरीका आ गया। किसको CPR करवाएंगे? जिसकी सांस भी नहीं आ रही हो, जिसकी नब्ज भी नहीं आ रही हो, जिसका बॉडी टेम्परेचर लूज कर गया, जिसका ऑक्सीजन लेवल भी जो है ना वो बॉडी के अंदर ख़त्म हो गया। जब आपको ये सारे चारों चीज़ें श्योर हो जाएगी तो फिर बंदे को क्या करवाएंगे? CPR करने से पहले इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है? किसको कॉल करेंगे? इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करेंगे। ओके हो गया। और CPR के अंदर कंप्रेशन होगी और ब्रीथिंग होगी। कितने कंप्रेशन करेंगे? 30 कंप्रेशन और 2 ब्रेथ। 30 ये आपका जो साइकिल है 1 मिनट में आपने 120 तक आपने जो है ना वो क्या करने हैं? कंप्रेशन करने हैं। तो आपने जो 2 मिनट है ना उसके अंदर तकरीबन 5 साइकिल को कंप्लीट करना होगा। ओके हो गया। तो ये आप लोगों को मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया। मैंने इसको लाइव भी इसलिए किया कि जो भी मुझे देखेगा, ये वीडियो देखेगा, हो सकता है उससे किसी को फ़ायदा हो जाए। आई होप सो आप लोगों को भी पहले जो अभी पता चला, पहले तो नहीं था ना। इसी तरीके से इसका आखिरी स्टेप में मैं रिव्यू कर देता हूँ कि एक बंदा है, उसकी बेहोश है, उसका नब्ज़ भी ठीक है, उसकी सांस भी ठीक है, बॉडी टेम्परेचर भी ठीक है। ऐसे बंदे को क्या करेंगे? इसको हम रिकवरी पोजीशन में डालेंगे। किस में डालेंगे? बजाय सीधा जो है ना पड़ा रहने के उसको हम साइड पे लेटाएंगे। रिकवरी पोजीशन मैंने आपको बता भी दिया है। अगर ज़्यादा सीखना है तो यूट्यूब पे लिख लो कि रिकवरी पोजीशन आ जाएगा। प्रैक्टिकल उसका आप लोग परफॉर्म कर लोगे। बल्कि मैं मौका मिलेगा तो मैं आपको इसकी वीडियो भी दिखा दूंगा रिकवरी पोजीशन की। ओके हो गया। सो दिस इज़ द टॉपिक फॉर टुडे। जी एक बात और एक जी बिजली वाली बात है, हम उठा के वो जमीन में गाड़ देते हैं इंसान को। जी जी। अगर किसी को ऐसे करंट लग जाए तो क्या प्रोसीजर होगा उसका? उसका भी यही होगा कि CPR शुरू करवाओ, इमरजेंसी को कॉल करो कि वो हॉस्पिटल इमरजेंसी में जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। जी बिल्कुल, ये तरीका ठीक हो गया। चारों बातें पूरी हो गई। जी बिल्कुल, वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर नहीं होता है। सही है ना, मैंने आपको बताया आवर बॉडी इज व्हाट? आवर बॉडी इज नॉट अ कैपेसिटर। व्हाट इज आवर बॉडी? कंडक्टर। इट इज कंडक्टर। ये चार्ज को स्टोर नहीं करती है। वो आया, वो अर्थ हो गई, बात खत्म हो गई। उसने अंदर आपको डैमेज किया और उसके लिए आप उसको क्या करोगे? CPR करवाओगे। अच्छा, यहाँ अब एक लड़का है हमारे साथ, फवाद अली शाह,
वो कहते हैं हमारे साथ यहाँ हमारा स्टूडेंट है, ठीक है, थोड़ा सा तवज्जो आप लोगों की चाहिए प्लीज़। अच्छा, तो वो कह रहे हैं कि हमारे साथ यहाँ सऊदी अरब में ये मसला है कि गर्मियों में जो हमारे वर्कर है उनकी नाक से खून बहुत ज़्यादा आता है। अब आप मुझे बता सकते हो क्यों खून ज़्यादा आ सकता है गर्मी में? मैंने आपको बॉडी टेम्परेचर का बताया ना कि जब आपकी बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होती जाएगी तो फिर जो ब्लड होगा उसकी जो पोरिंग होगी वो प्रेशर ज़्यादा होता जाएगा और उसकी वजह से खासकर गर्मी में आपकी हेड जो है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। तो उसका जो पॉइंट है नोज़ में, चूँकि ये एरिया बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है तो वहाँ से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बंदे को आपने क्या करना है, उसको कूल करना है, उसको उस गर्मी से हटाना है। ये आपके लिए फवाद अली शाह बात कर रहा हूँ कि आपके पास कौन सा जोन होना चाहिए जहाँ पे एसी लगे हो, रेस्ट एरिया मौजूद हो, वहाँ वर्कर को लाओगे। उसके बाद अब नोज ब्लीडिंग का स्टॉप करने का तरीका क्या है? ज़्यादातर लोगों को लिटा देते हैं कि लेट जाओ। जी, अच्छा, आपने सर पीछे कर दिया और नोज ऊपर कर दिया, सारा जो ब्लड है वो अंदर जाएगा। ठीक है, इसका मेथड क्या है? इसका मेथड ये है कि नोज पिच करो और हेड डाउन करो और उसको थोड़ी देर तक आप पकड़ के रखो। ये इसका मेथड है। इस तरह वैसे ब्लीडिंग नहीं रुकती, मुझे नक्सीर का मसला है। अच्छा, खैर ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकता है। ओके, बट इन फर्स्ट एड व्हाट वी हैव लर्न, जब आप बैक पे करते हो तो वो ब्लड क्या होगा, वो पीछे उसकी थ्रोट में आ सकता है और ईयर में भी आ सकता है, बिकॉज आपका जो थ्रोट एरिया है ये इनसाइड इसके अंदर होल मौजूद होते हैं। ओके, अच्छा, अब आपने उसका क्या करना है, इसके लिए आप उसका हेड कूल डाउन भी कर सकते हैं। उसके ऊपर आप जो है ना कोल्ड वाटर, ज़्यादा कोल्ड नहीं, नॉर्मल वाटर, सलाइन वगैरह कि उससे उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो क्या कर जाए, वो कम से कम हो जाए। इसी तरीके से अगर कोई बंदा गर्मी की वजह से हीट स्ट्रोक में चला जाए या हीट एग्जॉशन उसको हो जाए और वो उसको क्या करोगे, उसके लिए भी यही मेथड है कि उसको आपने कूल रेफ्यूजी प्रोवाइड करना है जहाँ पे कोल्ड इन्वायरमेंट हो, टेम्परेचर कम से कम हो, नॉर्मल हो। उसके बाद आपने बॉडी के ऊपर उसकी वेट क्लॉथ्स लग और पानी डालना है। ठीक हो गया। अच्छी बात है कि अगर आपके पास इतने एरिया तक आप उसको किसी पोल के अंदर डाल सकते हो ताकि उसका बॉडी जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल कर जाए। हम बहुत सारा खर्चा करते हैं, मैं अक्सर बोलता हूँ आजकल की ज़्यादा गर्मी की कंडीशन में आपका एक रूम सिर्फ फैसिलिटी के लिहाज से वो कोल्ड एनवायरनमेंट के साथ गर्मी में होना चाहिए। ख़ासकर जब ये हमारा जो ये वेदर कंडीशन जब आते हैं ना जिसमें ज़्यादा रेंज होते हैं ना, ठीक है, बरसात जिसको बोलते हैं, उसमें फिर आपने देखा होगा कि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर पंखे भी काम नहीं करते हैं, कूलर भी काम नहीं कर रहे होते हैं, सही है, और उसमें पसीना आपसे बहुत ज़्यादा जाता है। उसका फिर वाहिद हल क्या है, ख़ासकर जो ओल्ड एज पीपल है या बच्चे हैं या बीमार हैं, उनके लिए आपके घर में एक रूम एसी वाला होना चाहिए। एसी करता क्या है, वो इस एनवायरनमेंट से ह्यूमिडिटी को खींचता है, बाहर निकालता है और आपकी जो ईयर है वो इसको कोल्ड कर देता है, सही है। उससे वो जो बंदा है उसके सर्वाइवल के जो चांसेस है वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो होप्स ऑफ फवाद अली शाह आपको क्वेश्चन का आंसर जो है ना मिल गया होगा। बाकी जो है ना ब्लड जो ब्लीडिंग है, नोज़ ब्लीडिंग, इसके ऊपर यूट्यूब पे जाके 2-3 वीडियोस देख लें, उम्मीद है उससे आपको कंप्लीट ये जो इसकी अंडरस्टैंडिंग है वो हो जाएगी। सर आपने कहा कि गर्म एरिया से हॉट एरिया से कोल्ड एरिया में जाए एसी में से, फिर आप मतलब बॉडी टेम्परेचर जब सडनली चेंज होता है तो फिर उससे मैंने